13 दिसंबर, एक श्रद्धांजलि उन शहीदों को जो लोकतंत्र को बचाने में शहीद हुए। तुम्हारे गाड़ी के अंदर, गाड़ी के अंदर कौन है? रुक जाओ, रुक जाओ! पार्लियामेंट के सारे गेट बंद कर दो। हेलो, कुछ गड़बड़ है, रुक जाओ! 13 दिसंबर 2001 को जगदीश यादव शहीद हो गए। और कई जांबाज सिपाही भी वतन के नाम पर मर मिटे। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सीना ताने खड़ा रहा। बुलंद भारत के इरादों और जज्बों को खरोंच तक नहीं आई। सरहद पार बैठे हुक्मरानों को फिर मुंह की खानी पड़ी, लेकिन पड़ोसी के इरादे कम खतरनाक नहीं थे। साजिश ऐसी थी जिसके बीज कई साल पहले बो दिए गए थे। ये वो वक्त था जब कश्मीर में आतंकवाद ने सर उठाना शुरू ही किया था। भटके हुए नौजवान पाकिस्तान जाने लगे थे। उन्हीं में से सुपुरसिर जागीर गांव का अफजल भी था। तब उसकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। 2-2.5 महीने की ट्रेनिंग के बाद अफजल लौट आया। खाली हाथ सरहद पार गया अफजल। जब लौटा तो उसके हाथ में AK-47 थी और जेब में 10,000 रुपए। उसी दौरान कश्मीर घाटी में पुलिस की सख्ती काफी बढ़ गई। घर वालों ने अफजल को उसके चचेरे भाई शौकत के पास दिल्ली भेज दिया। अब आ तो गया हूं, कुछ काम वाम दिलवाओ यार। क्यों अफजल, तुम तो वहां भी हो आए हो, क्या तंजीम का काम नहीं करोगे? नहीं भाईजान, जान बहुत प्यारी है और फिर घर वालों की दिक्कतें भी तो बढ़ गई है। अब वो सब छोड़ दिया, वो काम नहीं करूंगा। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक उस दौरान उसने देश की एक बड़ी सर्वे एजेंसी ORG के लिए रिसर्च ऑफिसर के तौर पर काम किया। उधर शौकत का धंधा भी चल निकला। उसके पास अपना ट्रक आ गया। लंबे चले इश्क के बाद उसने पंजाब से आई नवजोत संधू से निकाह भी पढ़ लिया। इस शादी में दिल्ली के जाकिर हुसैन कॉलेज में अरबी पढ़ाने वाले सैयद अहमद रहमान जिलानी ने भी इनकी मदद की। उसी दौरान अफजल की जिलानी से भी काफी अच्छी दोस्ती हो गई। पुलिस के मुताबिक जिलानी के कश्मीरी अलगाववादियों से अच्छे ताल्लुकात थे और वो इनका थिंक टैंक भी बन गया। इस बीच मार्च 2001 में अफजल फिर श्रीनगर गया। और शायद ये इत्तेफाक ही था
कि यहां वो त्राल में रहने वाले तारिक से टकरा गया। अफजल इस बार श्रीनगर में कुछ ज्यादा ही टिक गया। तारिक से मुलाकातों का सिलसिला भी बढ़ने लगा। अफजल भाई, आजादी सिर्फ बातों से नहीं मिलती है, इसमें हथियार चाहिए, पैसा चाहिए, जवान खून चाहिए। बात तो ठीक है आपकी तारिक मियां। अब ये कश्मीर की बदकिस्मती है कि आपके जैसे ट्रेंड नौजवान भी तंजीम के काम नहीं आ रहे। पर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? भाई तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ। तुम दिल्ली में रहते हो। अच्छा, बताइए क्या करना होगा? इंतजार करो, वक्त आने को। तारिक जैश-ए-मोहम्मद का मिलिटेंट था। अगली मुलाकात में अफजल को भी इस बात का पता चल गया। आप लोग दिल्ली में क्या कर रहे हो? पुलिस के मुताबिक इसी दौरान अफजल तारिक के साथ पहलगाम के जंगलों में छुपे जैश-ए-मोहम्मद के सुप्रीम कमांडर गाजी बाबा से मिलने गया। तो ठीक है, दिल्ली वाला काम अब तू ही संभाल। जैसा आप मुनासिब समझें। मैं कुछ लड़के दिल्ली भेज रहा हूं, उनको भी देख लेना। जी जनाब, हो जाएगा इंशाअल्लाह। पुलिस के मुताबिक गाजी बाबा ने अफजल को दिल्ली से हवाला का पैसा कश्मीर लाने का काम भी सौंपा। उसी दौरान वो मोहम्मद और हैदर से भी पहली बार मिला। उसके बाद अफजल जब दिल्ली लौटा तो वो पूरी तरह बदल चुका था। अब वो जैश-ए-मोहम्मद जैसे खतरनाक संगठन का आतंकवादी था। उसका मकसद दिल्ली में जैश का नेटवर्क तैयार करना था और इस काम के लिए उसने फिर एक बार शौकत को अपने भरोसे में लिया। शौकत ने दिल्ली में इनके रहने की जगह का इंतजाम भी कर दिया। इसके लिए क्रिश्चियन कॉलोनी के बॉयज हॉस्टल में कमरा नंबर 5 1500 रुपए महीने के किराए पर ले लिया गया। अफजल मोहम्मद को दिल्ली ले आया। मोहम्मद काफी पढ़ा लिखा और कंप्यूटर में माहिर था। उसे एक लैपटॉप और कैमरा दे दिया गया। कुछ ही दिनों बाद अफजल ने मोहम्मद को मुखर्जी नगर में एक मकान दिला दिया और फिर शुरू हुआ असली खेल। पुलिस के मुताबिक वो अपने लैपटॉप के जरिए लगातार पाकिस्तान में बैठे जैश-ए-मोहम्मद के टॉप ब्रास से संपर्क में रहता था। यहां मामला अब जमने लगा है। देखते हैं आगे क्या सूरत हाल बनती है। कुछ सामान की जरूरत थी यहां पर। वैसे मैं भी लगा हूं और कुछ अता हो जाए तो बेहतर रहेगा। अगले दिन मोहम्मद अफजल के साथ खारी बाउली गया। और वहां से उसने 60 किलो एमोनियम नाइट्रेट, 5 किलो सल्फर और 10 किलो एल्युमिनियम का पाउडर खरीदा। मोहम्मद बम तो बना ही रहा था, वो बाहर से आ रहे पैसे को भी सही जगह तक भेजने के इंतजाम में लग गया था। पुलिस के मुताबिक उसने चांदनी चौक से हवाला के जरिए 5 लाख रुपए लिए। ये पैसे लेकर अफजल श्रीनगर तारिक के पास गया। इस काम के एवज में उसे भी 15,000 रुपए मिले। दरअसल अफजल सारा काम पैसे के लिए ही कर रहा था।
यहाँ सब खैरियत है, काम हो गया है, परसों पहुंचूंगा। मेरे साथ हैदर और राजा भी दिल्ली आ रहे हैं। खुदा हाफिज। राजा और हैदर को दिल्ली छोड़ने के बाद अफजल फिर श्रीनगर चला गया। मोहम्मद ने इस बार भी उसे 5 लाख रुपए दिए, जो उसने तारिक को सौंप दिए। इस बार गाजी बाबा उससे मिलने खुद श्रीनगर आया था। वो अक्सर श्रीनगर आता रहता था, कभी नए लड़कों को तैयार करने, कभी पैसे लेने, तो कभी किसी ऑपरेशन को अंजाम देने। दूसरी बार जब वो अफजल से मिला तो उसका हुलिया पूरी तरह बदल चुका था। अस्सलाम वालेकुम बाबा। लड़के कैसे हैं? सब खैरियत से हैं बाबा। वहाँ उनके रहने का इंतजाम हो चुका है। अच्छा, मोहम्मद को बोलना काम जल्दी से करे, वक्त ज्यादा नहीं है। कुछ असला भी भेज रहा हूँ। जी जनाब। तुम एक काम और करो, 4 दिन के बाद आप तारिक से मिलो। जी आ जाऊंगा। ठीक है। ये दिसंबर का पहला हफ्ता था। 4 दिन बाद अफजल फिर तारिक से मिला। इस बार 2 और लड़के अफजल के हवाले कर दिए गए, राना और हमजा। दोनों के पास हथियारों से भरे होल्डॉल थे। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक राजा और राना गांधी विहार में रुके। जबकि हैदर और हमजा को मोहम्मद के साथ क्रिश्चियन कॉलोनी भेज दिया गया। अब इस पूरे ऑपरेशन की कमान मोहम्मद के हाथों में थी। ये 5 लोग एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। सभी पाकिस्तान के रहने वाले थे और इन्हें पता था कि अफजल और शौकत का इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन दिसंबर के पहले हफ्ते तक इनमें से किसी को भी यह खबर नहीं थी कि आखिर ऑपरेशन क्या है। और फिर 4 दिसंबर को मोहम्मद के मोबाइल फोन की लंबी घंटी बजी। दूसरी तरफ सैटेलाइट फोन पर गाजी बाबा था। हेलो। हाँ मोहम्मद, मैं बोल रहा हूँ। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या खबर है? सब दुरुस्त है, लड़के दिल्ली देख रहे हैं। शाबाश, अब तुम लोग अपनी तैयारी कर लो। मगर करना क्या है? सुनो, गौर से सुन लो। इनकी पार्लियामेंट अपने कब्जे में ले लो। 10-12 को उड़ाओ और कुछ लीडर्स को अंदर ही पकड़ लो। नामुमकिन बाबा, इम्पॉसिबल। सब कुछ मुमकिन है, बस हौसला रखो। करना कैसे है वो तुम्हें मालूम है। बाकी लड़कों को भी बोल दो काम करे, पैसों की फिक्र हम पर छोड़ दो। ठीक है, मगर करना कब है? इसी महीने 13 तारीख को। 13 तारीख? ठीक है। दोस्तों, अब हमें क्या करना है और कैसे करना है, इसके बारे में बेहतर मोहम्मद भाई बता पाएंगे। 13 तारीख को इंडिया की पार्लियामेंट उड़ानी है। क्या कह रहे हो? इम्पॉसिबल, नामुमकिन। नामुमकिन? नामुमकिन तो जहाज को कंधार ले जाना भी था, WTC को उड़ाना भी था। आप लोग 2 मिनट खामोश नहीं रह सकते? पुलिस के मुताबिक अफजल अभी इसका सबसे करीबी था। 6 दिसंबर की शाम दिल्ली की एक आम शाम थी। एशिया के सबसे बड़े अंडरग्राउंड मार्केट पालिका बाजार में रात जगमगाने लगी थी।
मोहम्मद और अफजल इस बाजार में काफी देर तक घूमते रहे, लेकिन सौदा किया सिर्फ एक मोबाइल फोन का। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने 2 मोबाइल और 6 सिम कार्ड गफ्फार मार्केट से खरीदे। पुलिस के मुताबिक इसी शाम मोहम्मद और अफजल करोल बाग की एक दुकान से 20,000 रुपए में एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल खरीद लाए। इस नक्शे को अच्छी तरह से समझ लो। पार्लियामेंट में टोटल 12 गेट हैं। ये तो अंदर वाले गेट हैं। बाहर कितने गेट हैं? ये 2। हम कहां से घुसेंगे? इस वाले से। इस वाले से ही क्यों? इस वाले से पीएम जाता है। ये वाला आसान है। लगता है काम बन जाएगा। तुम लोग सारी जगह से वाकिफ हो, ठीक है? दो दिन तक लगातार संसद के चक्कर लगाने के बाद इन लोगों ने 10 दिसंबर को करोल बाग के लकी मोटर्स से 1,10,000 रुपए में कार खरीदी। कार थी सफेद एम्बेसडर और नंबर था DL3CJ 1527। उसी दिन कश्मीरी गेट से VIP लाइट खरीदी गई और चांदनी चौक से पुलिस की वर्दी। अब तकरीबन सब कुछ तैयार है। पर मोहम्मद भाई, कार अंदर घुसेगी कैसे? उसका इंतजाम भी मैंने कर दिया। ये देखो, मैंने इंटरनेट से इनकी होम मिनिस्ट्री का स्टिकर निकाल लिया है। ये ऐसा स्टिकर है जिसे लगाने के बाद हमें अंदर घुसने से कोई नहीं रोक पाएगा। गाड़ी हैदर चलाएगा। पार्लियामेंट के गेट पर हमें 2-4 लोग मिलेंगे, उन्हें वहीं उड़ा दो। अंदर पहुंचकर तुम्हें क्या करना है ये तुम लोग अच्छी तरह जानते हो। अगले दिन 12 दिसंबर को इन आतंकवादियों ने ISBT के पास तिब्बती मार्केट से 5 कार्गो ट्राउजर्स, टी-शर्ट्स और जूते खरीदे। शाम को राजा जामा मस्जिद गया। मुद्दतों के बाद आज जश्न मनाने का मौका मिला। जो भी करना है जल्दी करो, ID भी बनानी है। रात तकरीबन 2 बजे मोहम्मद बाकी 4 आतंकवादियों को छोड़कर फिर से अपने लैपटॉप के सामने बैठ गया। पुलिस के मुताबिक इसने अपने सेल फोन से 22222 नंबर मिलाया। ये एयरटेल की टेंगो सर्विस का नंबर था, जिसके जरिए सेल फोन से इंटरनेट इस्तेमाल किया जा सकता था। इसके बाद मोहम्मद 40 मिनट तक लगातार
इंटरनेट पर काम करता रहा। इतना ही नहीं, हमले वाले दिन उसने 6 बजे फिर से इंटरनेट पर 20 मिनट तक काम किया। इस तरह मोहम्मद ने पाकिस्तान में बैठे हुए अपने आकाओं को होने वाले हमले की तफसील से जानकारी दी। देखना भाईजान, ये आज तक का हिंदुस्तान पर सबसे बड़ा हमला होगा। सही फरमाया मोहम्मद भाई। ये लीजिए, इसमें 10 लाख रुपए हैं, और ये लैपटॉप किसी तरह से आप गाजी बाबा के पास पहुंचा देना। जी हो जाए। और हाँ अफजल भाई, वो मोटर बाइक भी आप ही रखिए। जी। तकरीबन 10:30 बजे ये आतंकवादी संसद के लिए रवाना हो गए। सभी एकदम खामोश। गांधी विहार से निकलने से पहले शौकत को यह हिदायत दी गई थी कि वो टीवी देखकर बताता रहेगा कि संसद में क्या माहौल है। लेकिन जब आतंकवादी संसद के करीब आ गए और शौकत ने फोन नहीं किया तो मोहम्मद कुछ परेशान हो गया। हाँ शौकत भाई, बताना अंदर क्या चल रहा है पार्लियामेंट में। अरे छोड़ो यार, तुम लोगों के बस का एक भी काम नहीं है। हम अंदर घुस रहे हैं। हाँ हाँ, हम लोग अंदर घुस रहे हैं। खुदा हाफिज। ये इत्तेफाक ही रहा और कुछ हैरानी भी कि हमले का मास्टरमाइंड मोहम्मद संसद में दाखिल होने के सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही 11:43 पर सबसे पहले गेट नंबर 1 पर मारा गया। पुलिस के मुताबिक गोलीबारी के दौरान उसके जिस्म पर बंधा हुआ बारूद फट गया और उसके चीथड़े उड़ गए। सात मिनट बाद 11:50 पर राजा, राणा और हमजा अंधाधुंध फायरिंग करते हुए गेट नंबर 9 पर पहुंचे और वहीं मार दिए गए। लेकिन 5वां आतंकवादी हैदर संसद भवन का पूरा चक्कर लगाते हुए उस गेट नंबर 5 तक पहुंच गया जिसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री भी करते हैं।
सीआरपीएफ के बहादुर सिपाही ने हैदर को 11:55 पर वहीं ढेर कर दिया। साजिश कितनी ही गहरी क्यों ना हो, हमला कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन देश के जांबाज सिपाहियों के सामने आतंकवाद एक बार फिर चारों खाने चित हो गया है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र उसी शान के साथ बुलंदी से सर उठाए खड़ा है।